ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हम मेमी नाम की औरत को देखते हैं जिसका 14 साल का बच्चा छुट्टियां मनाने अपने चाचा चाची के गांव जाता है और वहां कुछ लोग उसे दर्दनाक तरीके से मार देते हैं, जिसके बाद मेमी कैसे अपने बेटे के हत्या के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है और कैसे अपने बेटे को इंसाफ दिलाती है। चलिए जानते हैं। बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग टिल। तो ये कहानी है साल 1995 की। शुरू में हम मेमी टिल नाम की औरत और उसका 14 साल का बेटा एमिट टिल को देखते हैं। वो अमेरिका के शिकागो सिटी में रहते हैं। मेमी का पति कुछ सालों पहले जंग के मैदान में शहीद हो गया है। मेमी का एमिट एक लौता बेटा होने के कारण दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच है। मेमी उसे हद से ज्यादा प्यार करती है। एमिट के लिए भी अपनी माँ सब कुछ है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसती खिलती जिंदगी जी रहे हैं। एमिट कल छुट्टियां मनाने के लिए मिसिसिपी के मनी नाम के गांव जाने वाला है, जहां एमिट के चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। मेमी नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर रहे, पर उसकी माँ अलका का जिद होता है वो वहां जाकर अपने कजन से मिले। मेमी के माँ बाप उनके पड़ोस में ही रहते हैं। मेमी जीन नाम के आदमी के साथ रिलेशन में है, पर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और उनके रिश्तों से उनके फैमिली को कोई एतराज नहीं है। मेमी एमिट को भेजने के लिए राजी तो होती है, पर उसके मन में डर है, क्योंकि एमिट जिस गांव जा रहा है वहां के गोरे लोगों के निग्रोज लोगों के लिए कायदे कानून अलग है। नीग्रो यानी कि वो लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन है, वो रंग से काले होते हैं। अमेरिकन लोगों को नीग्रो लोगों से यानी कि काले लोगों से बेहद नफरत है, इतनी कि अगर नीग्रो लोग उन्हें गलती से कुछ बोल भी दे या अगर उन्हें घुर के देख ले तो उन्हें पसंद नहीं आता। नीग्रो लोगों को घुटने पर बैठकर उनकी माफी मांगनी होती है। इतना ही नहीं, अगर उनको बहुत गुस्सा आया तो उन्हें जान से मारते हैं। वहां रंगभेद किया जाता है। वो काले लोगों को नीचा दिखाते हैं। इतना ही नहीं, उनके किसी भी सिस्टम में उन्हें शामिल नहीं होने देते। मेमी एयरफोर्स में टाइपिंग का काम करती है। वहां पर वो ही अकेली नीग्रो औरत है। अब सुबह हो जाती है। एमिट तैयार हो रहा होता है। मेमी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि गोरे लोगों से सावधान रहना और कहती है कि वहां पर छोटे बनकर रहना, पर एमिट उसकी बातें सीरियस नहीं लेता। मेमी एमिट को पहनने के लिए उसके डैड की अंगूठी देती है और एमिट को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर एमिट के चाचा, जिनका नाम क्रिचर है, वो और उनका बड़ा बेटा होता है। वो उनके कुछ काम के लिए शिकागो आए हुए थे। एमिट उनके ही साथ मिसी में जाने वाला है। मेमी क्रिचर से एमिट का ख्याल रखने के लिए कहती है और एमिट को कहती है कि क्रिचर की बातें सुनना और हमेशा अपने कजन के साथ रहना। एमिट अपनी माँ को बाय कहता है और ट्रेन में बैठता है। ट्रेन आगे निकलती है, पर मेमी वही खड़ी होकर अपने बच्चे को जाते हुए देखकर आंखों में पानी भरने लगती है। अब एमिट मनी गांव पहुंचता है। वहां अपने कजन और चाचा के साथ खेत में काम करने आता है, पर वो काम करना उसे बोरिंग सा लगता है। वो वहां ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे उसके कजन को लगता है कि कहीं ये उनको मुसीबत में न डाल दे। अब काम खत्म होने के बाद एमिट और उसके कजन उनके ही गांव के एक रेस्टोरेंट में आते हैं। वो गोरे लोगों का होता है। एमिट अकेला अंदर जाता है। वहां काउंटर पर गोरी लड़की होती है। उसका नाम एलिजाबेथ ब्राइंड होता है। एमिट उससे कैंडी लेता है और उसे देखकर कहता है कि वो एक हेरोइन जैसी दिखती है। वो एमिट को गुस्से से देखने लगती है, जिसके बाद एमिट का कजन आकर उसे बाहर लाता है। एलिजाबेथ ब्राइंड बाहर आती है। एमिट उसे देखकर सीटी बजाता है, जिसके बाद वहां के लोग एमिट को ऐसे देखते जैसे उसने कुछ जुल्म किया हो। एलिजाबेथ ब्राइंड और ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी गन लाने गाड़ी की ओर जाने लगती है, पर एमिट के कजन उसे गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेमी का काम में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वो जिन के पास जाती है और कहती है उसे एमिट की याद आ रही है। उसे आने में अभी एक हफ्ता है और इस उदासगी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे कहीं ट्रिप पर जाना है। जीन उसे वादा करता है कि कुछ दिनों बाद ट्रिप पर जाएंगे। अब एमिट और उसके कजन घर पर आते हैं, पर उसके चाचा उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि एमिट के हरकत के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है, इसलिए वो बेफिक्र होते हैं। उसी रात सब सो रहे होते, तभी उनके घर का दरवाजा खटखटाते हुए मिस्टर ब्राइंड आता है। वो एलिजाबेथ का पति होता है। वो क्रिचर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो एमिट के तलाश में आए हुए होते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ने अपने पति को एमिट के हरकतों के बारे में बताई थी। क्रिचर उन्हें बताता है वो लड़का यहाँ नहीं है, पर मिस्टर ब्राइंड और उसका एक आदमी दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं। वो एमिट को उठाने लगते हैं। एमिट छुपने के लिए कुछ सोचे, इससे पहले ही वो उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। क्रिचर उन्हें बताता है कि वो एक बच्चा है और उसे यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो तुम उसे छोड़ दो। एमिट की आंटी लेजी भी उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर वो किसी की नहीं सुनते। एमिट को कुछ भी अंदाजा नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है और उसने ऐसा क्या जुर्म किया है। वो एमिट को लेके जाते हैं। क्रिचर सब कुछ देखता है, पर कुछ कर नहीं पाता। उसने कुछ तो किया तो उसके फैमिली को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो चाहकर की भी एमिट को जाने से नहीं रोकता। एमिट के चाचा चाची रोने लगते हैं।
उनके मन में एक ही ख्याल है कि मेमी को क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद की जिम्मेदारी पर एमिट को यहाँ ले आए हैं। उस गाड़ी में एलिजाबेथ भी होती है। उससे कंफर्म किया जाता है कि क्या वो यही बच्चा है। वो लोग एमिट को एक फार्म हाउस में लाते हैं और सब मिलकर उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं और एमिट के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। एमिट ये सब नहीं सह पाता और इसमें ही उसी रात एमिट अपनी जान छोड़ देता है। सुबह होने के बाद वो लोग एमिट की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे गाड़ी में रख रहे होते हैं और ये एक लड़का देखता है जो वही के फार्म में काम करने आता है। अब क्रिचर मेमी को कॉल लगाकर बताता है कि एमिट को वो लोग ले गए हैं। मेमी तुरंत मनी जाने निकलती है, पर जीन उसे रोक देता है। वो कहता है अंदर जाकर क्रिचर और लिज्जी आंटी से और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर फिर डिसाइड करते हैं। अब उसके घर मेमी के डैड और उसकी माँ आती है। उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो एमिट को ढूंढ लेंगे। उन्होंने उनके साथ एक आदमी लाया होता है जिसका नाम मिस्टर मेडी होता है, जो कुछ बड़े बड़े नीग्रो लोगों के साथ काम करता है और वो एमिट को ढूंढने के लिए मदद कर सकता है। वो मिस्टर विलियम हाफ्स के बारे में बताता है जो शिकागो में NAACP के वकील है और उनकी मिसी के राजनीति में पहुंच है। NAACP का मतलब है नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में नीग्रो लोगों के हक के लिए काम करता है और कहता है कि मिस्टर हाफ मेमी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। अगले दिन मेमी उन्हें मिलने जाती है तो वो बताते हैं कि इस केस के बारे में मेसी के गवर्नर को पता होना चाहिए, इसीलिए उसने उन्हें भेजने के लिए टेलीग्राम लिखा है। तो उनके जवाब का इंतजार करते हैं। अगले दिन मिस्टर हाल्फ मी को कॉल करके बताते हैं कि गवर्नर एमिट के ले जाने के बारे में वो जानना चाहते हैं। तभी वहां एक रिपोर्टर आती है और बताती है कि एमिट की बॉडी समंदर में मिली है और क्रिचर ने उसके अंगूठी से उसकी पहचान की है। ये सुनकर मेमी खामोश होकर बेहोश हो जाती है। ये खबर न्यूज के द्वारा सभी नीग्रो लोगों को पता चलती है। वो अंदर से टूट गई है। वो मिस्टर मेडी से एमिट की बॉडी यहाँ शिकागो में लाने की जिद करती है क्योंकि उसे अपने बेटे को देखना है। अगले दिन मेमी को पता चलता है कि उसकी बॉडी स्टेशन पर आ रही है। वो अपने माँ अलका से मिलती है। अलका बहुत रोती है। उसने ही एमिट को वहां भेजने के लिए कहा था, इसीलिए खुद को जिम्मेदार मानकर रोने लगती है। मेमी और जीन एमिट की बॉडी लेने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। एमिट की बॉडी एक लकड़ी के बक्से में होती है। उसे बाहर निकालते हैं। मेमी उसे देखती है और यहाँ वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद बॉडी को अस्पताल लाया जाता है। मेमी चादर हटाने के बाद एमिट को देखती है। अपने पेट के बच्चे के हालात को देखकर वो शॉक हो जाती है। उसकी बॉडी पानी से फूल गई होती है और उसका चेहरा इतना खराब हो गया होता है कि उसे पहचान भी नहीं सकते। उसे इतने बुरी तरीके से मार दिया है कि उसके सारे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है। उसका सर फट गया है। उसे सर में गोली मार दी गई है। उसके मुंह में दांत नहीं है। मेमी उसके पैर को छूकर देखने लगती है। अपने बच्चे की ये हालत देखकर उसकी आंखों में से आंसू रुक नहीं पाते। वो अपना सर उसके सीने पर रख के अपना सारा दुख बाहर निकालती है। मेमी अपने आप को संभाल लेती है। वो एमिट का उसी हालत में फेनरल रखना चाहती है ताकि सारे लोग उसे देख सके कि उसके साथ क्या हुआ है। बाहर सब रिपोर्टर होते हैं। उन्हें मेमी बताती है कि उसे किस तरह से मारा है। ये सब वो सभी अमेरिकन को दिखाना चाहती है, इसीलिए कैमरामैन को अंदर लेके जाती है और एमिट के साथ फोटो खिंचवाती है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। सब निग्रोज उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में मेमी अपनी आवाज उठाती है कि एलिजाबेथ ब्राइंड और जो भी इस घिनौने काम में शामिल है उन्हें सजा होनी चाहिए। वो कहती है कि मिसिसिपी के प्रेसिडेंट को मनी के अधिकारियों पर दबाव डालना चाहिए है और वो ये काम करके ही रहेगी और इसके लिए खुद उसे मनी आना पड़े तो भी वो आ सकती है। इसके बाद एमिट का फेनरल रखा जाता है। वहां सभी निग्रोज फैमिली आती है और लेजी आंटी और उसका बड़ा बेटा भी आ जाते हैं। क्रिचर किसी काम की वजह से नहीं आ पाया। लेजी बताती है वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हो पाया। वो बताती है कि अब वो वापस नहीं जाएगी। वो शिकागो में शिफ्ट होने वाली है क्योंकि उन्हें भी मनी में खतरा है। अब सब लोग उसे देखते। अब मेमी को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि एमिट के कातिलों को सजा सुनाई गई है, पर मिस्टर मेडी कहते हैं कि उनके वकील ये शक पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो बॉडी एमिट की नहीं है। अब लाश नहीं है तो उन्हें कत्ल की सजा नहीं मिलेगी। मिस्टर मेडी मेमी से कहता है कि तुम अपने बेटे को अच्छे से जानती हो और तुमने उसकी लाश देखी है तो वो कोर्ट में गवाही दे सकती है, क्योंकि माँ की गवाही से बढ़कर
और कोई गवाही नहीं होती है। मेमी नहीं चाहती कि उसके बेटे के कातिल आजाद घूमे, इसलिए वो मनी जाकर गवाही देने का फैसला करती है। जीन उससे जिद करता है कि वो उसके साथ आएगा क्योंकि वहां उसे खतरा हो सकता है, पर मेमी उसे मना करती है क्योंकि जीन के साथ जाने से वहां पे मेमी पर कई ज्यादा सवाल उठ सकते। उसे अपनी इमेज बचानी है जिससे वो अपने बेटे को इंसाफ दिला सके। मेमी अकेली वहां नहीं जा सकती, इसीलिए उसके डैड उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। दोनों मिसिसिपी की अदालत में पहुंच जाते हैं। वहां सभी गोरे लोग होते हैं, कुछ ही निग्रोज होते हैं जो मेमी के साथ होते हैं। निग्रोज लोगों को उनसे सेपरेट बिठाया जाता है। वो गोरे लोग उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, उन्हें वहां पर भी नीचा दिखाया जाता है। वहां पर मिस्टर ब्राइंड और एलिजाबेथ आई हुई होती है। अदालत शुरू हो जाती है, पर एक गवाही न आने से वो वक्त मांगते हैं, जिससे जज आर्डर देते हैं कि अदालत कल सुबह शुरू होगी। मेमी एलिजाबेथ को देखती है और अपने वकील से उसे मनी ले जाने के लिए कहती है। मनी आकर मेमी उस रेस्टोरेंट के पास आती है जिस रेस्टोरेंट में वो सब हुआ था। मेमी इमोशनल होकर इमेजिन करती है वहां क्या हो गया होगा। वो वहां अपने मासूम बच्चे को देखती है, जिसके बाद वो क्रिचेर के पास जाती है और उससे जवाब पूछती है कि उसके पास गन होते हुए भी उसने एमिट को उनसे क्यों नहीं बचाया। इस पर क्रिचेर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अगर उसने गोली चला भी दी तो वो उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसा करने से वहां के सारे निग्रोज की जिंदगी नर्क बन जाती, पर उसे पछतावा हो जाता है। इसीलिए अब वो अदालत में उनके खिलाफ गवाही देने वाला है और मनी शहर छोड़कर शिकागो में रहने वाला है। अब मिस्टर ब्राइंड के लोग उस लड़के को ढूंढ लेते हैं जो फार्म में काम करने आया था, और तब उसने उस दिन मिस्टर ब्राइड और उसके आदमी को एमिट की लाश की ठिकाने लगाते हुए देखा था। वो लड़का उनके खिलाफ गवाही ना दे, इसीलिए वो उसे धमकाकर वहां से भागने के लिए कहते हैं, पर वो भी एक नीग्रो है, इसीलिए एक नीग्रो के लिए वो सब सच बोलना चाहता है। अब अदालत फिर से शुरू हो जाती है। सब वहां हाजिर होते हैं। सबसे पहले क्रिचर गवाही देता है। वो सब कुछ बताता है कि उन लोगों ने उनको धमकाकर एमिट को उनके घर से कैसे लेके गए। उसके बाद वो लड़का गवाही देते हुए बताता है कि उसने 2 गोरे लोगों को एमिट की लाश ठिकाने लगाते हुए देखा है। दुख की बात ही ये थी कि इन सब में 3 निग्रोज भी शामिल है जो मिस्टर ब्राइड के लिए काम करते हैं। अब उनकी तरफ से एक डॉक्टर गवाही देता है जिसने एमिट के बॉडी की जांच की थी। वो कहता है कि देखने से ये नहीं पता चल रहा था कि वो किसकी लाश थी, इसीलिए वो नहीं कहता कि वो एमिट की लाश थी। वो मेमी पर उल्टे इल्जाम लगाने लगता है कि ये उनका नाटक है। अब बारी आती है मेमी को उसके वकील उसके हस्बैंड के बारे में सवाल पूछते हैं और ये कंफर्म कर लेते हैं कि उस बॉडी के हाथ में जो अंगूठी मिली थी वो एमिट की है। उसके बाद मेमी अपनी तो हिम्मत जुटाती है और बोलने लगती है। एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छे से जान सकती है। एक माँ ही आंखें बंद करके सिर्फ छूने से अपने बच्चे को पहचान पाती है, और जब उसने एमिट के बॉडी को छुआ तो वो समझ गई कि वो उसका बेटा एमिट टिल है, और ये बात कोई झुठला नहीं सकता। अब इसके बाद एलिजाबेथ ब्राइड की गवाही ली जाती है और कोर्ट को ऐसा झूठ बताती है जो एमिट ने उसके साथ किया ही नहीं था। वो 14 साल के बच्चे पर गंदा इल्जाम लगाती है। ये सुनकर मेमी कुछ बोल नहीं पाती। वो फैसला होने से पहले ही उठकर बाहर चली आती है क्योंकि उसे पता है कि क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि फैसला देने वाले भी उनके ही गोरे लोग हैं। उनसे अब कोई उम्मीदें नहीं है। कोर्ट एलिजाबेथ की बातों को सच मानकर फैसला सुनाता है कि वो मुजरिम नहीं है, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया है और अब वो उसके बीवी और बच्चे के साथ हंसती खिलखिलाती जिंदगी जी रहा है। मेमी लड़ाई जिद तो नहीं पाई, पर यहाँ तक आकर उसने हिम्मत करके अपनी कहानी सुनाई। ये सबसे बड़ी बात है। ये सारे निग्रोज के लिए गर्व की बात है। उसके हिम्मत की वजह से निग्रोज लोगों के मन में उसने अपनी जगह बना ली। अब NAACP ने उसे न्यूयॉर्क सिटी में भेजा है ताकि वहां वो उसकी कहानी सुनाकर निग्रोज के मन में उनके आजादी के लिए जागरूकता बढ़ा सके। बाहर की दुनिया के लिए वो एक हिम्मती औरत होगी, पर अंदर से वो अपने बेटे के याद में है। जब वो घर आती है तब वो अपने बेटे एमिट को देखती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, और यही ये कहानी खत्म होती है।